तो आपके सामने प्रस्तुत है रेबल मून पार्ट 1 अ चाइल्ड ऑफ फायर। यह कहानी है मदर वर्ल्ड की। मदर वर्ल्ड पर 1000 से ज़्यादा राजाओं ने लगातार राज्य किया, वो भी निर्विरोध। लेकिन राजपाट के लालच के सामने वे हार गए। राजपाट की भूख उनके पूरे ग्रह को समाप्त कर गई। दो राज्य की सेनाएं अंतरिक्ष पर निकल पड़ी और उनके सामने जो कुछ भी आया वह सब कुछ समाप्त हो गया। इस समय मदरवर्ल्ड की कहानी अंतहीन धारा की भांति बह रही होती है, जब तक कि विश्वासघाती द्वारा राजा और रानी को न मारा गया और उनकी पीढ़ी का इस तरह अंत हो गया। राजा की हत्या के बाद मदरवर्ल्ड की बागडोर डगमगा गई और जो मदरवर्ल्ड के सामने झुके हुए थे वे उनके सामने अचानक खड़े हो गए। लेकिन इस समय का फ़ायदा उठाकर बेलिसेरियस नाम का एक मंत्री ने मदरवर्ल्ड को अपने हाथ में ले लिया और खुद को वहां का नया संरक्षक घोषित कर दिया। बेलिसेरियस ने स्वयं को शक्तिशाली साबित करने के लिए और मदरवर्ल्ड के सबसे खतरनाक और बेरहम सेनापति को मदरवर्ल्ड के उन हिस्सों में भेजा जहां क्रांतिकारी की चिंगारी उठी थी और उन सभी चिंगारियों को समाप्त कर दिया गया जो मदरवर्ल्ड के विरोध में थी। आगे हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम कोरा होता है, जो कि अपने खेत पर जुताई कर रही होती है। जुताई करने के बाद वह वापस अपने कबीले में आ जाती है जहाँ की एक शिकार का जश्न मनाया जा रहा होता है और वह अपने पापा के साथ खाना खा रही होती है। वे उसे डेन नाम के लड़के के बारे में बताते हैं, लेकिन कोरा उनकी बात को नज़रअंदाज कर देती है। जब वह वापस अपने घर आती है तब उसके पापा फिर से उसे डेन के बारे में पूछते हैं और उसे अपना घर बसाने को कहते हैं, जिससे कि वह उस कबीले का हिस्सा बन जाती। कोरा कहती है कि वह रिश्ते के लायक बिल्कुल भी नहीं है, वह सिर्फ जंग का हिस्सा है और सिर्फ जंग के लिए बनी है। और वह ऐसा क्यों कहती है हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अगली सुबह वह कुछ लड़कियों के साथ, जिसका नाम सैम होता है, जिनके साथ वह बुआई कर रही होती है, तब अचानक वहाँ पे मदर वर्ल्ड का एक लड़ाकू विमान आ जाता है जिसका वह सभी को सूचना देती है। आगे सारा कबीला इकट्ठा होता है और इसका सरदार काफ़ी घबरा जाता है जिसका नाम सिंड्री होता है, जिसमें गुनार नाम का एक व्यक्ति कहता है कि हम उनसे अच्छे दाम पर अनाज का व्यापार कर सकते हैं। लेकिन सिंड्री उनकी बात नहीं मानता है क्योंकि इसके पहले गुनार ने अनाज का व्यापार मदरवर्ल्ड के दुश्मनों के साथ किया था और अगर इसका पता मदरवर्ल्ड वालों को चल जाएगा तो यह उनके लिए अच्छा नहीं होगा। इसकी बात पर कोरा कहती है कि वे यहाँ पर दोस्ती करने नहीं आए हैं, उनका काम सिर्फ बर्बादी करना है, इसलिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जिस पर सब सहमत हो जाते हैं। वे अपने शिव के साथ कबीले पहुँचते हैं जिसका सेनापति नोवेल होता है। वह अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पे पहुँचता है और ख़ुद को राजा का ईमानदार सैनिक बताता है। सिंड्री उन्हें अपने साथ गांव लेकर आ जाता है। नोवेल सिंड्री से पूछता है कि इस गांव की सुंदरता का क्या राज है। सिंड्री कहता है कि यह हमारे गांव वासियों की मेहनत का कमाल है। नोवेल कहता है कि उसे बेलिसेरियस द्वारा क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए भेजा गया है जो कि मदर वर्ल्ड के खिलाफ है, जिसमें हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। हमारा राशन धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है, जिसमें तुम हमारी मदद कर सकते हो, जिसमें हम तुम्हें दूसरी जगह के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा मुनाफा देंगे। जिस पर सिंड्री कहता है कि हम मुश्किल से हमारे खाने लायक ही अनाज पैदा कर पाते हैं, इसलिए हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। हमें ज़्यादा जगह पर अनाज लगाना पड़ता है क्योंकि हमारी ज़्यादातर फसल बर्बाद हो जाती है। नोबल सिंड्री की इस बात से काफ़ी हैरान हो जाता है क्योंकि उसका मानना होता है कि वहाँ के लोग दिखने में काफ़ी अच्छे हैं, तो यहाँ खाने की कमी कैसे हो सकती है। नोवेल आगे पूछता है कि फसल की देखरेख कौन करता है, जिस पर गुनार अपना हाथ उठाता है। नोवेल उससे पूछता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतनी उपजाऊ ज़मीन पर आखिर इतनी कम उपज कैसे है। गुनार कहता है कि हमारे मुखिया सिंड्री हमेशा कबीले के बारे में सोचते हैं। हम अनाज जमा करते हैं ताकि हम सूखा जैसी समस्याओं से आने वाले समय पर लड़ सके, लेकिन हमारी खुशनसीबी है कि हम मदर वर्ल्ड के काम आ सकते हैं। हमने बीते समय पर काफ़ी अनाज जमा किया है और हम हद में रहकर आपकी मदद कर सकते हैं। इस पर सिंड्री कहता है कि यह किसी काम का व्यक्ति नहीं है और ना ही इसकी बात को अहमियत देना जरूरी है। नोवेल यहाँ देखता है कि इन लोगों में आपसी मतभेद होता है, जिस पर नोवेल कहता है कि ऐसे लोगों को अपनी जगह नहीं भूलनी चाहिए और वह गुनार को मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन वह गुनार की जगह सिंड्री को मार देता है और साथ में उसकी वाइफ को भी। सरदार के मरने के बाद नोवेल गुनार से कहता है कि हमें हमारा अनाज कब तक मिल जाएगा। सरदार के मरते ही गुनार काफ़ी घबरा जाता है क्योंकि उसने मौत पहली बार देखी थी। वह घबराते हुए कहता है कि हम 9 हफ्तों में आपको अनाज
दे देंगे। और नोवेल उनसे इतना अनाज मांगता है जितना कि वह उगाते भी नहीं है। नोवेल कहता है कि वह 10 हफ्तों के बाद फिर से वापस आएगा और नोवेल जाते जाते कुछ आदमी को यहीं पे छोड़ जाता है। सिंड्री के मरने के बाद सभी गुनार को इसका दोषी मान रहे होते हैं क्योंकि उसकी गलती के कारण वह मारे गए। नोवेल के सैनिक वहीं पर एक घर खाली करवा कर वहीं अपना सामान जमा कर लेते हैं, जिनमें उन आदमी के साथ एक रोबोट भी शामिल होता है जो कि पहले मरे हुए राजा का अंगरक्षक हुआ करता था। वह रोबोट राजा के मरने के बाद लड़ाई को छोड़ चुका था। उस रोबोट के साथ कोई कुछ भी करे वह उसे कुछ नहीं करता था, क्योंकि जब उनमें से एक सैनिक उस रोबोट पर हमला करता है तब वह रोबोट कोई भी हरकत नहीं करता है। आगे जब वह रोबोट खुद को साफ कर रहा होता है तब सैम उसके पास पहुंचती है। सैम उससे पूछती है कि तुम सैनिक हो क्या? रोबो कहता है कि मैं कभी हुआ करता था। सैम रोबो के पास आकर बैठ जाती है। रोबो उससे पूछता है, क्या तुमने हमारे राजा और खूबसूरत राजकुमारी ईशा की कहानी सुनी है? क्योंकि मुझे तुम्हें देखकर उन्हीं की याद आती है। सैम कहती है कि नहीं। रोबो आगे कहता है कि वे जन्म से ही रक्षक हुआ करती थी और यहाँ तक कि मैं और मेरे सभी भाइयों ने अपना सब कुछ उन्हीं के नाम दान कर दिया था और भविष्यवाणी के अनुसार उन्होंने जन्म ले लिया है और वे इस दुनिया में फिर से शांति कायम करेंगी और हमारी घर वापसी होगी। लेकिन उन्हें अपनों ने ही मार दिया और हमारा सब कुछ समाप्त हो गया और सैम वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि सारा कबीला गुनार को दोषी मान रहा होता है, जिसमें सभी अपनी अपनी राय दे रहे होते हैं कि कैसे वे मदरवर्ल्ड के सैनिक से बच सके, क्योंकि उन्हें अब भी लग रहा होता है कि वे अनाज देकर खुद को बचा सकते हैं। इस तरफ कोरा अपना सामान बांध रही होती है ताकि वह यहाँ से जा सके। तब उसके फादर उसे रोकते हैं कि तुम ऐसे ही नहीं जा सकती, क्योंकि जब तुम मुझे जहाज़ के मलबे में मिली थी तब भी मुझे ऐसा ही लग रहा था जैसा आज तुम्हें लग रहा है। वे उसे फिर से जाने से रोकते हैं। वे कहते हैं कि तुम मदरलैंड के खिलाफ जितने भी क्रांतिकारी हैं उन्हें इकट्ठा कर सकती हो और मदरलैंड के खिलाफ लड़ सकती हो। लेकिन कोरा उनकी बात नहीं मानती है। वे फिर से उससे कहते हैं कि मैं इस दुनियादारी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ। कोरा, तुम लड़ाई में माहिर हो और बाहरी दुनिया को मुझसे ज़्यादा जानती हो, इसलिए मैं तुम्हें बार बार मना रहा हूँ। लेकिन कोरा फिर से मना करती है और कहती है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि इससे कई लोग मारे जाएंगे। ऐसा कहते हुए कोरा वहाँ से निकल जाती है और वह जब वापस जा रही होती है तब मदरवर्ल्ड के कुछ सैनिक सैम को पकड़ लेते हैं और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं और सैम की आवाज़ कोरा सुन लेती है और उसे बचाने उसके पास पहुंच जाती है। तब उन्हीं में से एक सैनिक एरिस सैम को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी सैनिक उसे भी मारकर पकड़ लेते हैं। तब कोरा वहां पहुंचकर एरिस को छोड़कर बाकी सभी को मार देती है, लेकिन उसका कमांडर मार्कस सैम को पकड़ लेता है, जिसके पास हथियार भी होता है। तभी वहां पर रोबोट आ जाता है और मार्कस रोबोट को सभी को मारने को कहता है, लेकिन रोबो मार्कस को ही मार देता है। और इसके बाद कोरा फैसला करती है कि वह सभी क्रांतिकारियों को इकट्ठा करेगी जो उसकी मदरवर्ल्ड के खिलाफ लड़ाई में सहायता कर सके, जिस पर गुनार भी उसकी हेल्प के लिए तैयार हो जाता है। वे सबसे पहले जनरल टाइटस को ढूंढने निकल पड़ते हैं, जिसने अपनी पूरी सेना को मदरवर्ल्ड के सामने खड़ा कर दिया था। सारा कबीला अब एक साथ होता है और ये अपने सफ़र पर आगे निकलते हैं। रास्ते में रुककर वे रात बिताते हैं, जहाँ कोरा गुनार को बता रही होती है कि वह पहले मदरवर्ल्ड के लिए लड़ाई करती थी और कोरा वहाँ से भागी हुई है। जब कोरा 9 साल की थी तब मदरवर्ल्ड ने उनके घर पर हमला कर दिया था और उन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया था, क्योंकि उनका असली मकसद सिर्फ तबाही मचाना था। उस समय उनका कमांडर बेलिसियस हुआ करता था, जिसने सब कुछ तबाह किया लेकिन कोरा को छोड़ दिया और कोरा को वह अपने साथ ले गया। बेलिसियस ने उसका नाम अर्थलिस रखा और मदरवर्ल्ड में ही उसे पढ़ाया गया और उसकी ट्रेनिंग भी वहीं हुई। वह अगले 5 साल तक उसी शिप में कड़े शासन के साथ रही। अर्थलिस अब उसकी बेटी बन गई और उनमें से एक। वे राजा के बेहद करीबी थे। उसका काम सिर्फ मदरवर्ल्ड के लिए लड़ना था। अर्थलिस ने मदरवर्ल्ड के लिए कई जंग लड़ी और उसने बेहद खून बहाया। इस तरह मदरवर्ल्ड बेहद ही खतरनाक और अत्याचारी है, ऐसा उसने गुनार को बताया। रात बिताने के बाद अगले दिन वह उस आदमी के पास पहुंचते हैं जो उन्हें क्रांतिकारियों से मिलवा सकता था, लेकिन उस समय मदरवर्ल्ड के कुछ लोग उसे पहले ही पकड़ लेते हैं। तब उनसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम काय होता है, जो कि बेहद ही मतलबी होता है और वह पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है।
काय उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। काय सबसे पहले उन्हें एक दूसरे ग्रह के जमींदार के पास ले जाता है, जिसके पास उनके काम का एक आदमी होता है, जिसका नाम टैरेक होता है। टैरेक उस आदमी का कर्जदार होता है और वह पहले मदर वर्ल्ड के सामने लड़ चुका था। वह आदमी कोरा से इसका बेहद ही ज़्यादा दाम मांगता है, लेकिन कोरा के पास इतने पैसे नहीं थे। तब वह आदमी उनके सामने एक शर्त रखता है कि उसे एक जीप पर बैठना होगा, और टैरेक ऐसा करता है तो वह उसे छोड़ देगा, और अगर वह ऐसा करने पर नाकाम होता है तो वह सभी को बंदी बना लेगा। टैरेक इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है और थोड़ी परेशानी होने के बाद वह उस पर बैठ जाता है। इस तरह वह आदमी उन सभी को जाने देता है। कोरा ओरो की तलाश में आगे बढ़ते हैं और वे पहुंचते हैं नेमेसिस के पास। वे उसे बताते हैं कि किस तरह मदरवर्ल्ड की सेना उनके गांव के पीछे पड़ी हुई है। उस समय वह एक बच्चे को एक मकड़ी जैसे जीव से बचा रही होती है, जो कि लोगों से अपना बदला ले रही होती है। वह उस जीव को मारकर बच्चे को बचा लेती है, जिसमें गुनार भी उसकी मदद करता है। नेमेसिस तलवारबाजी में माहिर होती है और वह उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। कोरा उसे लेकर आगे बढ़ती है। रास्ते में कोरा अपनी बीती लाइफ के बारे में गुनार को और भी कुछ बता रही होती है। कोरा कहती है कि वह पहले ऐसी नहीं थी। मदरवर्ल्ड के लिए अच्छा काम करने के बाद उसे राजकुमारी का अंगरक्षक बना दिया गया, जैसा कि बेलिसिरियस चाहता था। वह ईसा की रक्षा करती थी। ईसा का नाम महान सुल्ताना ईसा के नाम पर रखा गया था, जो कि जीवनदायिनी हुआ करती थी, और ईसा भी कुछ ऐसी ही थी, जीवन देने वाली। ईसा के पास ऐसी शक्तियाँ थी जो कि उसे बेहद ही खास बनाती है। राजा की राजकुमारी से बेहद ही उम्मीद थी कि वह आने वाले समय पर इस पूरी दुनिया पर अच्छाई कायम करेगी। अगले दिन वे जनरल टाइटस के पास पहुंचते हैं, जो कि अपनी पहचान भुलाकर पूरी तरीके से टूट चुके थे, क्योंकि मदरवर्ल्ड से लड़ाई के दौरान वे अपना सब कुछ गंवा चुके थे। कोरा जनरल से कहती है कि वे मदरवर्ल्ड के खिलाफ लड़ाई में उनका साथ चाहते हैं, और ये उनके लिए सबसे सुनहरा अवसर है अपने बदले के लिए, जिसके लिए टाइटस मान जाता है और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वह अपना बदला ले सकता है। इस तरफ नोवेल के पास उसके सैनिक उस आदमी को लेकर आते हैं जिससे उन क्रांतिकारियों के बारे में पता होता है। नोवेल उस आदमी से उन सभी क्रांतिकारियों के बारे में पूछता है। वह व्यक्ति नोवेल को सारी जानकारी दे देता है। बदले में नोवेल उसे जान से मार देता है। जिसके बाद उसे किंग लेवेटिका के बारे में पता चलता है, तो वे उसके पीछे निकल पड़ते हैं। इस समय कोरा और उसके सभी साथी किंग लेवेटिका के पास पहुंचते हैं, जो उसकी मदद करता है ब्लैडेक्स से मिलने के लिए। ब्लैडेक्स उसकी बहन के साथ वहां पे आते हैं, और ब्लैडेक्स को संदेश गुनार ने भेजा था, और इसके पहले गुनार ने ब्लैडेक्स के साथ फसल का सौदा भी किया था। कोरा उनसे मदद के लिए कहती है, लेकिन वे मना कर देते हैं। तब कोरा कहती है कि तुम्हारी फसल के सौदे के कारण ही आज इनकी यह हालत है। गुनार और उसका पूरा गांव मदरवर्ल्ड के निशाने पर है। तब ब्लैडेक्स उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि ब्लैडेक्स ऐसा नहीं चाहता है कि उनके कारण वह गांव मारा जाए। जिस पर उसके कुछ लोग उसका साथ देते हैं, और उसकी बहन अपने साथियों के साथ वापस चली जाती है। अब कोरा की थोड़ी उम्मीद जाग जाती है कि वे मदरवर्ल्ड के खिलाफ अच्छे से लड़ सकते हैं, क्योंकि अब उनके पास कुछ और आदमी और जहाज होते हैं। कोरा किंग का धन्यवाद करती है और वहां से आगे बढ़ती है। रास्ते में काय कोरा से पूछता है कि ब्लैडेक्स तुम्हारी मदद के लिए कैसे राजी हो गया, क्योंकि इस बात से वह हैरान था कि ब्लैडेक्स अब उनके साथ में है। जिस पे कोरा कहती है कि पछतावा और इज्जत, और इन्हीं दो चीज़ों के कारण आज ब्लैडेक्स हमारे साथ पे है। जिस पे काय कहता है कि इस लड़ाई में मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। मैं ये चोरी वाली ज़िंदगी छोड़कर फिर से इज्जत से जीना चाहता हूँ। काय के पास चोरी का सामान होता है, जिसकी उसे रास्ते में डिलीवरी करनी होती है, और इसके लिए वह कोरा से बात करता है और उसे मना लेता है, और सामान छोड़ने के लिए वे रास्ते में रुक जाते हैं। दूसरी ओर हम नोवेल को देखते हैं, जो कि लेवेटिका के पास होता है, क्योंकि उसे लेवेटिका के बारे में पता चल जाता है कि उसने क्रांतिकारियों की मदद की है। वह किंग के पास पहुंचता है और उसे ब्लैडेक्स और बाकियों के बारे में पूछता है, जिस पर लेवेटिका नोवेल को सारी जानकारी दे देता है, लेकिन इसके साथ ही नोवेल उसे मार देता है और उसके पूरे ग्रह को समाप्त कर देता है। तभी नोवेल का एक सैनिक उसे बताता है कि उन्हें ब्लैडेक्स का सिग्नल मिला है, जिस पर नोवेल कहता है कि वे खुद उसे पकड़ने के लिए जाएंगे। जिसके बाद वे ब्लैडेक्स के पीछे निकल जाते हैं। इस तरफ काय और उसके सभी लोग उस जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें सामान उतारना होता है। वे सभी ग्रे बॉक्स को निकालकर बाहर कर देते हैं। सभी उस बॉक्स को निकाल रहे होते हैं, जिस पर काय कहता है कि इस बॉक्स को खोलकर आप बिल्कुल मत देखना,
क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि आप सभी लोग मुझे गलत समझें। और इस समय काय कोरा से कह रहा होता है कि जल्दी से इस सामान को बाहर करते हैं, क्योंकि मैं ज़िंदगी को छोड़कर बेहद ही खुश हूँ। ब्लड एक्स अपने कुछ पायलट्स को ईंधन के लिए भेज देता है, तो कुछ को बाहर नज़र रखने के लिए छोड़ देता है। आगे काय एक दूसरे आदमी से बात कर रहा होता है और उसी समय कोरा को कुछ गलत लगता है। उसे लगता है कि आगे कुछ गलत होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि मदर वर्ल्ड का एक लड़ाकू विमान उन पर हमला कर देता है और यह पूरी काय की साजिश होती है, जिससे कि वह सभी क्रांतिकारियों को मदर वर्ल्ड को दे सके और बदले में उनसे ढेर सारे पैसे ले सके। इसलिए उसने बाकी सभी क्रांतिकारियों को एक के बाद एक इकट्ठा किया और ये सभी उसके प्लान का ही हिस्सा था। तभी नोवेल वहां आ जाता है जहां पर काय ने सभी को पकड़ कर रखा था, जिसमें सबसे पहले कमांडर ब्रैडेक्स होता है, जो कि क्रांतिकारियों का कमांडर होता है, जिसने मदर वर्ल्ड को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। फिर टैरेक होता है, जो कि एक प्रिंस होता है। जनरल टाइटस, जो कि एक महान जनरल होते हैं। नेमेसिस, जिसने मदर वर्ल्ड के कई बड़े अधिकारियों को मारा होता है। और फिर आर्थलिस होती है। नोवेल सभी को बेहोश करके राजा के पास ले जाने की बात करता है। आगे का यह काम के लिए गुनार को कहता है, लेकिन गुनार कोरा को आज़ाद कर देता है और वह काय को मार देता है। जिसके बाद कोरा एक के बाद एक सभी को आज़ाद कर देती है, जिसके बाद सभी मिलकर मदर वर्ल्ड के सैनिकों से लड़ने लगते हैं। मदर वर्ल्ड का एक शिप ब्रैडेक्स के काफ़ी आदमी को मार देता है, जिस पर ब्रैडेक्स उस शिप को तबाह करते हुए मारा जाता है। शिप के तबाह होते ही नोवेल की सारी सेना हार जाती है, लेकिन नोवेल जिंदा होता है, जिससे लड़ने कोरा जाती है। कोरा उसे मार देती है और नोवेल को हराकर काफ़ी खुश होती है और वे वापस अपने गांव पहुंचते हैं। यह मदर वर्ल्ड के खिलाफ जंग की तो सिर्फ शुरुआत होती है। आगे हम देखते हैं कि मदर वर्ल्ड के कुछ लोग नोवेल को अपने साथ लेकर जाते हैं और वे नोवेल को बेलिसेरियस के सामने पेश करते हैं। नोवेल बेलिसेरियस से कहता है कि उसे अर्थलिस मिल चुकी है, लेकिन वह उसे पकड़ने पर नाकामयाब रहा, जिसपे बेलिसेरियस कहता है कि वह अर्थलिस को जिंदा चाहता है, नहीं तो वह नोवेल को मार देगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि नोवेल फिर से जिंदा और अब ठीक होता है